नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर ने कहा कि नीट पेपर से जुड़ी समस्या के बाद देश भर के छात्र एकजुट हुए। राहुल गांधी ने उनकी ओर से जागरूकता बढ़ाई। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसी स्थितियां दोबारा न हो। आगे बढ़ते हुए सरकार के लिए ये फायदेमंद होगा कि वो स्थायी समाधान खोजने के लिए सभी राजनीतिक दलों को शामिल करते हुए एक संसदीय समिति का गठन करे। नीट पेपर लीक के बाद जो सब लोग देश के छात्र पूरा इकट्ठा होके और राहुल गांधी जी भी देश में पूरा छात्रों की गूंज के नाम पे जो अवेयरनेस करने के बाद जो सरकार पहली बार कदम नीचे उतर के मंत्री को रिजिग्नेशन करवाया और केस पूरा विड्रा करने के लिए भी बोले और उनका एक्सपीरियंस भी देने का है और इसके ऊपर जांच होना चाहिए और आने वाला दिन में ऐसा ना हो। सब पूरा विपक्ष केएसी का एक पार्लियामेंट्री कमेटी सब राजनीतिक पार्टी को डाल के एक सही रास्ता निकाला, यही गवर्नमेंट के लिए उचित होगा। मगर अभी भी राजनीतिक सोच में रहे दैट इज नॉट गुड फॉर सिटिंग बीजेपी गवर्नमेंट। वो लोग सब लोग मिला के आने वाला में टाइम पे छात्रों के लिए कैसा अच्छा हो सकता है वो राय निकालने के लिए हम उनको डिमांड करते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में केंद्रीय मंत्री पंडित संजय कुमार की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य जनता तय करेगी, न कि उनके राजनीतिक विरोधी। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीति संदर्भ में पंडित संजय की टिप्पणियां कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत थी। उन्होंने कहा कि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करने से लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है। हालिया नीट विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को विपक्ष पर राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय शासन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद श्यामला किरण कुमार रेड्डी ने आज कहा कि मैं किशन रेड्डी और बंडी संजय से कहना चाहता हूं कि जो बीआरएस के कार्यकाल के दौरान तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष थे कि अतीत में जो भी पेपर लीक हुए वह बीआरएस के कार्यकाल में हुए थे। 2023 में तेलंगाना राज्य सेवा आयोग में ग्रुप 1, 2, 3 और 4 के पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले एसएससी का पेपर लीक हुआ था। इनमें से किसी भी समय किशन रेड्डी या बंडी संजय ने राज्य इकाई के अध्यक्ष होने के नाते वैसा मुद्दा नहीं उठाया जैसा हमने आज दिल्ली में उठाया है। अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया होता तो निश्चित रूप से बीआरएस मुश्किल में पड़ सकती थी, लेकिन वो बीआरएस के साथ मिले हुए हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्योंकि किसी को नहीं पता कि तेलंगाना में क्या हो रहा है, वो ये कहकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं। पिछले 2 साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज होकर आज बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रस्तावित फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया के जरिए अपने कथित गैर कानूनी वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा FRC की व्यवस्था लागू करने का फैसला वोटर लिस्ट में होने वाली विशेष जाँच से पहले राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि मतदाता सूची में किसी भी गैर कानूनी तरीके से शामिल व्यक्ति का नाम नहीं रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सत्ताधारी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखना जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लंबे समय से कुछ राजनीतिक दलों ने कथित तौर पर अवैध मतदाताओं को संरक्षण दिया है। राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीआरएस और MIM ने सालों से ऐसे वोट बैंक की राजनीति की है। एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश के मुख्यमंत्रियों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कुल 31 मुख्यमंत्रियों के चुनावी हल्फनामे के एनालिसिस पर आधारित है। ये वही हल्फनामे हैं जो नेताओं ने चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग में जमा किए थे। रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, कर्ज, शिक्षा, उम्र और महिलाओं की भागीदारी से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से 14 यानी तकरीबन 45% ने अपने हल्फनामे में खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इनमें से 11 मुख्यमंत्री यानी कि तकरीबन 35% पर हत्या के प्रयास, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों की फहरिस्त में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं, जिन पर अकेले तकरीबन 89 मामले दर्ज हैं। शुभेंदु अधिकारी 29 मामले, DK शिव कुमार 19 मामले और नायडू पर भी 19 मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सबसे ऊपर है, उनके खिलाफ 89 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 72 गंभीर धाराएं और 160 अन्य IPC धाराएं शामिल हैं। उन पर आपराधिक धमकी, शांति भंग करने, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी दर्ज हैं।
वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरे आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे और डीएससी 2025 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की है। विपक्षी पार्टी के युवा और छात्र विंग द्वारा आयोजित ये विरोध प्रदर्शन राज्यभर में जिला और निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालयों पर किए गए। वाईएसआरसीपी के मुताबिक मेगा डीएससी के तहत की गई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई थी। मेगा डीएससी भर्ती का बहुत ज्यादा प्रचार किया गया था, लेकिन इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को भर्ती प्रक्रिया सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। वाईएसआरसीपी नेताओं ने कहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों का मकसद सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूलों और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। साथ ही उन्होंने सरकार से विपक्ष की चिंताओं पर ध्यान देने की भी अपील की है। टीडीपी ने पिछले 2 सालों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए पूरे आंध्र प्रदेश में 45 दिन का घर घर अभियान शुरू किया। इस बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अभियान का मकसद लोगों से सीधा जुड़ना और सरकार के कल्याणकारी और विकास योजनाओं के बारे में बताना है। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश के आह्वान पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्यभर में लोगों के घरों तक जा रहे हैं। इस अभियान में विधायक, सांसद, निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी, जनप्रतिनिधि और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान टीडीपी नेता परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं और गठबंधन सरकार के विकास, कल्याण और कामकाज से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। इस पहल के जरिए टीडीपी का मकसद लोगों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करना और साथ ही सरकार का संदेश राज्य के हर घर तक पहुंचाना है। शहरी विकास मंत्री यतीन्द्र सिद्धरमैया ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के समर्थकों को चुनावी राजनीतिक संन्यास लेने के उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सिद्धरमैया के बेटे ने कहा है कि उनके पिता लगातार ये कहते रहे कि वो 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ये बात कह दी थी और वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इसे दोहराया था। समर्थकों की ओर से दोबारा चुनाव लड़ने के संभावित दबाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सिद्धरमैया ने साफ कर दिया है कि चुनावी राजनीति छोड़ने के बावजूद वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि आज हाईकमान ने हमारे मुख्यमंत्री, मेरे पिता और अन्य नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। बातचीत पूरी होने के बाद वो कैबिनेट में किसे शामिल करना है, इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि इस बिल पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा मुख्य सवाल ये है कि देश में पहले से ही कानून मौजूद है। 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान पहले भी था और आज भी है। इसमें कुछ नया नहीं है। 2024 में एक बिल पास हुआ था और अब वो 2026 में एक और बिल ला रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि जो कानून आपने पहले बनाए थे उन्हें लागू करने में आप नाकाम रहे हैं। बीजेपी सरकार के दौर में देश में पेपर लीक का चलन बड़े पैमाने पर बढ़ा है। अब हमें उनके इरादों पर शक होने लगा है। देखो, बिल में चर्चा होना चाहिए, लेकिन मुझे ये पहला सवाल ये होता है, देश में ऐसे कानून हैं, 10 साल की सजा का प्रावधान पहले ही था, आज भी है, कोई नया नहीं है। पर सरकार ने जो आश्वस्त लोगों को 2024 में वो बिल पारित हुआ था, फिर अब 2026 में बिल ला रहे हैं, तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि तुमने जो बनाया हुआ कानून उसका इम्प्लीमेंट तुम नहीं कर सके। और देश में पेपर लीक की बड़ी परंपरा देश में मोदी की सरकार में शुरू हुई, भाजपा की सरकार में हुई, और वही पिक्चर आज देख रहे हैं कि ये कानून बनाने से उसका इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, इनकी नीयत पे हम लोगों को अब शक हो गया। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता वारिस पठान ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पाठ को अनिवार्य बनाने के कदम पर विरोध किया है और इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मुसलमान राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बोल के कुछ हिस्सों का पाठ इस्लाम धर्म अनुयायी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना उनकी मान्यताओं के खिलाफ होगा। वारिस पठान की टिप्पणी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद आई है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है जो वर्तमान में राष्ट्रगान को प्राप्त है। वारिस पठान ने कहा है कि उनकी पार्टी वंदे मातरम का सम्मान करती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि गीत में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसका पाठ मुसलमान नहीं कर सकते हैं। वारिस पठान ने कहा है कि मैं अपने देश का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मैं वंदे मातरम का पाठ नहीं करूंगा तो आप क्या करेंगे? मुझे फांसी देंगे, मुझे गोली मार देंगे। हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते, न ही कभी करेंगे। हम ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। देश की संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि एंटी पेपर लीक पर चर्चा तो होगी, लेकिन भारत में विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ। अब नया बिल लाया गया है। मोदी जी को लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये पुराना ही बिल है। इसमें सिर्फ सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया गया और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, जिसे 10 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन
विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, एंटी पेपर लीक भारत में। अब नया बिल आया है, मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। महाराष्ट्र में जिन लोगों को अरेस्ट किया है नीट पेपर लीक में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने आज कहा है कि पूरे देश में खासकर एनडीए शासित राज्यों में छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। इसके लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा ही। गृह मंत्री को संसद में आकर इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए, यही हमारी मांग है। छात्रों और सरकार के बीच ये समझौता हुआ था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और अगर कोई उल्लंघन होता है तो वो विरोध करेंगे। हम अमित शाह से बयान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा है कि छात्र सभी पदों से ऊपर हैं, अगर वो सच में ऐसा मानते हैं तो उन्हें आकर बयान देना चाहिए। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सीएम विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अब विजय सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया और आज इस संबंध में याचिका दायर किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सत्ता में आने के बाद 10 जुलाई को राज्य सरकार ने मृतकों के 31 परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इन नियुक्तियों को जनहित याचिकाओं के जरिए मद्रास हाईकोर्ट की मुद्रा बेंच में चुनौती दी गई थी। जस्टिस CV कार्तिकेयन और जस्टिस R शक्तिवेल की डिवीजन बेंच ने सभी नियुक्ति आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी कोई खैरात नहीं है जिसे सरकार मनमाने ढंग से बांट सकती है। सरकारी सेवा योग्यता और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर दी जानी चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।